नमस्कार साथियों, मैं विकास अवस्थी स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे ऑफिशियल चैनल स्कोप रियल टेक में। साथियों, आज मैं बात करने वाला हूं उन क्वायरीज की जो यमुना प्राधिकरण में जो लोग फॉर्म भर रहे हैं आरपीएस 07 में, उन लोगों की काफ़ी क्वायरीज आई हैं कि यमुना एक्सप्रेस पे जो डेवलप सेक्टर हैं या जो अभी आरपीएस 07 में प्लॉट या सेक्टर निकल रहे हैं, जरा उनके बारे में बताइए। तो आज मैं पूरे मास्टर प्लान का निचोड़ बताने वाला हूं आप लोगों के लिए, तो आप जो है इस पे जरा नजर बनाए रखें। आज मैं बताता हूं आरपीएस 07 में निकलने वाले सेक्टर और यमुना मास्टर प्लान में डेवलप सेक्टर में डिफरेंस क्या क्या है, क्या क्या चीजें वहां पे डेवलप हैं और जो सेक्टर अभी निकल रहे हैं उनमें क्या क्या अभी चीजें अनडेवलप हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा दोनों सेक्टरों में क्या डिफरेंस है। दूसरे नंबर पर मैं बात करने वाला हूं दोनों में प्राइस में आज की डेट में क्या अंतर है। जी हां साथियों, क्योंकि प्राइस एक मेन मुद्दा होता है। जो भी लोग आज की डेट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो एक अप्रिसिएशन के लिए ही इन्वेस्टमेंट की जा रही है, तो इसमें प्राइस बहुत बड़ा मुद्दा बन के निकल के आता है। लोकेशन में दोनों में क्या डिफरेंस है, जो सेक्टर अभी निकल रहे हैं और अभी डेवलप सेक्टर जो है उनमें दोनों में लोकेशन में क्या डिफरेंस है, और एयरपोर्ट से कितना डिस्टेंस है दोनों का, फिल्म सिटी से कितना डिस्टेंस है, कौन से हाईवे पे कौन से सेक्टर आ रहे हैं जो अभी रिसेंटली सेक्टर निकले हैं 16, 17 और 20, और जो अभी डेवलप सेक्टर हैं वो दोनों कौन कौन से हाईवे से कनेक्टेड हैं उसके बारे में, और दोनों में ग्रोथ किसकी ज्यादा होने वाली है। और आपको मैं बात करूं तो यहाँ पे सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट क्या क्या है, और इसमें बाजार में जो अभी स्कीम चल रही है उसका आने वाले टाइम में बाजार पे क्या फर्क पड़ेगा, ये बाजार को नीचे लेके जाएगा या इसको ऊपर लेके जाएगा। इन सभी तथ्यों पे मैं खुल के आपको बताऊंगा कि इनमें सब में क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या चीजें आने वाली हैं। तो साथियों, इस वीडियो को अंत तक देखें, स्किप ना करें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में यमुना प्राधिकरण का पूरा निचोड़ निकलने वाला है। आज साथियों, मैं बात कर रहा था कि दोनों में क्या डिफरेंस है, जो पहले सेक्टर डेवलप हो चुके हैं उनमें और अभी के जो सेक्टर निकल रहे हैं उनमें। तो मैं बात करते हुए बताता हूं आपको। अभी जो ये है यमुना अथॉरिटी का मास्टर प्लान, अभी मैं आपको इसमें लोकेशन दिखाते हुए बताऊंगा कि दोनों में क्या डिफरेंस क्या है। जो डेवलप सेक्टर हैं, जो पीला पार्ट आप देख रहे हैं, ये अभी रिसेंटली जो है डेवलप हो चुका है। जैसे कि हम बात करते हैं सेक्टर 18 की, सेक्टर 18 है, 20 है, 22D है, ये सारे सेक्टर यहाँ पे डेवलप सेक्टरों में से एक हैं। इनमें रोड, सीवर, नाली, पार्क, सारी चीजें आज की डेट में बन चुकी हैं। अब मैं बात करूंगा कि जो अभी स्कीम निकल रही है उनमें कौन कौन से सेक्टर आ रहे हैं। नंबर 1 है सेक्टर 17, नंबर 2 16, और इसमें जो तीसरा सेक्टर है वो सेक्टर 20 ही है। सेक्टर 20 है क्योंकि इसमें सेक्टर 20 में वो प्लॉट निकले हैं, इसमें फ्रेश अलॉटमेंट नहीं निकली है। इसमें वो अलॉटमेंट है जो 2009 में प्लॉट निकले थे और किसी कारणवश लोगों ने पैसे नहीं जमा किए या किसी कारणवश प्लॉट वो कैंसिल हो गए हैं, तो वो प्लॉट हैं। तो इस सेक्टर की मैं सबसे बाद में बात करूंगा। अभी मैं बात करता हूं 16 और 17 की। तो अभी जो है सेक्टर 16 और 17 अभी अनडेवलप्ड है, और सेक्टर 20 और 18, 22D ये डेवलप सेक्टर है। और ये जो है कनेक्टिविटी और सारी चीजों के हिसाब से वेल कनेक्टेड है। अब मैं बात करता हूं इनमें मोस्टली डिफरेंस क्या है। डिफरेंस इसमें जो है, अगर हम प्राइस को लेके आ जाते हैं, प्राइस के मुद्दे पे बात करते हैं, दोनों में अभी क्या डिफरेंस है, तो वो मैं एक एक साइज को लेके, हर साइज का अलग एक सेक्टर आता है, उस साइज को लेके मैं बात करता हूं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा 120 मीटर की। 120 मीटर की जो बात करता हूं मैं, तो अभी ये जो है 120 मीटर जो साइज है वो आपका जो है देखने को मिलता है सेक्टर 22D के अंदर। सेक्टर 22D के अंदर ये 120 मीटर का साइज यहाँ पे देखने को मिलता है। 162 मीटर भी साइज जो है वो भी यहाँ पे देखने को मिलता है।
सेक्टर 22D के अंदर। तो ये दोनों सेक्टर जो है, दोनों साइज सेक्टर 22D के अंदर देखने को मिलते हैं। और रिसेंटली जो अलॉटमेंट हो रही है वो सेक्टर 16 और 17 में ये साइज देखने को मिलेंगे। तो अभी इनमें और दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। उसका रीजन ये है कि मेन मुद्दा प्राइस है। तो प्राइस अभी जो है वहां गवर्नमेंट जो आपको दे रही है 24,600 रुपए के रेट पे अलॉट कर रही है। तो वहां पे अभी रेट तो कम है, लेकिन वहां पे डेवलपमेंट के नाम पे अभी कुछ भी नहीं है। अब यहां की मैं बात करता हूं प्राइस की, तो अभी जो 120 मीटर के यहां प्राइस है वो लगभग 90 लाख रुपए में आपको मिलता है। अब 162 मीटर की बात करते हैं तो वहां तो सेम प्राइस है 24,600 रुपए का, लेकिन यहां पे आज की डेट में अगर 22D की बात करते हैं तो 1,10,00,000 रुपए में ये 162 मीटर का प्लॉट आपको देखने को मिलेगा रीसेल में। तो ये है दोनों में प्राइस का डिफरेंस। अब मैं बात करता हूं 200 मीटर की। तो 200 मीटर का जो साइज है अभी रिसेंटली ट्रांसफरेबल नहीं है किसी भी स्कीम का, क्योंकि 2009 में जो स्कीम आई उसके बाद में जो स्कीम आई जो अभी तक ट्रांसफरेबल हैं उनमें किसी में भी 200 मीटर का साइज नहीं है। तो अभी इस साइज की हम बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि साइज किसी भी डेवलप सेक्टर में ये है ही नहीं। अब मैं बात करता हूं 300 मीटर की। जो 300 मीटर का सेक्टर है अभी डेवलप सेक्टर है 18 और 20। जो अभी सेक्टर है डेवलप 18 और 20, क्योंकि अभी इसमें जो है जो साइज हैं ऑलरेडी वो 29,000 प्लॉट है। पीछे जो अलॉट किए गए हैं 29,000 प्लॉट। अब जो 300 मीटर का साइज निकल के आ रहा है वो आ रहा है सेक्टर 16 के अंदर। अभी जो रिसेंटली गवर्नमेंट अभी अलॉटमेंट कर रही है स्कीम RPS 07 में, वो 300 मीटर का साइज जो आएगा वो सेक्टर 16 के अंदर आएगा या फिर 17 के अंदर आ सकता है। वो गवर्नमेंट के ऊपर है कि किस सेक्टर में वो उसको ला रही है। तो अभी अगर उसको बात करेंगे तो अभी मिल रहा है आपको 24,600 रुपए के रेट में। और अभी अगर रीसेल की बात करते हैं, सेक्टर 18 की बात कर लेते हैं या 20 की बात कर लेते हैं, तो यहां पे मिनिमम जो प्राइस आपको मिलने वाला है 300 मीटर का वो 1.5 करोड़ से 1.60 के बीच में आपको कोई भी इन्वेंट्री मिलती है जनरल कैटेगरी की। तो अभी इन दोनों में प्राइस में काफी ज्यादा डिफरेंस है। अब मैं बात करता हूं 500 मीटर की। 500 मीटर जो साइज है वो सिर्फ और सिर्फ सेक्टर 20 में है। यहां पे सेक्टर 20 में 500 मीटर का साइज है। इस इतने पार्ट में 500 मीटर का साइज है। इसमें QRST 3-4 ब्लॉक हैं जिनमें 500 मीटर के साइज देखने को मिलते हैं। क्योंकि ये 500 मीटर अभी 1000 मीटर की अगर बात कर लेते हैं तो भी सेक्टर 20 में ही वो प्लॉट मिलेगा आपको। अगर 2000 मीटर की बात कर लेते हैं तो भी आपको सेक्टर 20 में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि इतने बड़े साइज के प्लॉट जो थे वो सिर्फ और सिर्फ सेक्टर 20 में ही अलॉट किए गए थे। सबसे पहली स्कीम जो थी इनकी 2009 की, उसमें किए गए थे। तो अभी रिसेंटली जो प्लॉट निकले हैं RPS 07 में वो कैंसिलेशन वाले हैं। अब मैं इसमें ये बताऊंगा आपको कि जो RPS 07 में ये प्लॉट निकले हैं, जिन जिन लोगों ने इसमें 500 मीटर 1000 मीटर 2000 मीटर का फॉर्म भरा है, तो आप मान लीजिए कि अगर उनका निकल आता है तो वो आज की टाइम में ही 3 गुने प्रॉफिट्स को निकाल सकते हैं। 3 गुने प्रॉफिट पे आने वाले टाइम में, क्योंकि इसका पोजीशन जल्दी मिल जाएगा। उसका रीजन ये है कि यहाँ पे सारी चीजें रेडी हैं, रोड भी तैयार हैं, सीवर भी रेडी हैं, आपके नालियां भी तैयार हैं, जितने भी पार्क वगैरह सारी चीजें जो एमिनिटीज एक पोजीशन के लिए चाहिए होती हैं वो सारी चीजें यहाँ पे ऑलरेडी बनी हुई हैं। तो साथियों, इस सेक्टर में अगर आपका प्लॉट निकल आता है तो आपको फायदा ही फायदा होने वाला है। अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट सिस्टम में कि लास्ट लोकेशन में क्या डिफरेंस है, दोनों सेक्टरों में लोकेशन किसकी ज्यादा बेटर है। तो साथियों, ये जो 18 और 20 हैं सेक्टर और 22D जो डेवलप सेक्टर हैं इनकी, और सेक्टर जो 16-17 अभी रिसेंटली अलॉटमेंट जिनमें हो रही है उनमें इनमें लोकेशन में क्या अंतर है। तो साथियों, लोकेशन जो हम लोग देखेंगे वो मोस्टली एयरपोर्ट से देखेंगे। ये एयरपोर्ट है, यहां पे एयरपोर्ट है, ये यहां पे फिल्म सिटी आ रही है। तो किसी न किसी एंगल से फिल्म सिटी एयरपोर्ट से ही क्षेत्र को जाना जा रहा है। तो उसी एंगल से इसी से हम इसका डिस्टेंस आंकेंगे कि इसमें क्या डिफरेंस है। तो ये जो है, अगर हम सेक्टर 20 की बात कर लेते हैं
तो ये फिल्म सिटी से लगा हुआ सेक्टर है। अब अगर हम इसके बाद में सेक्टर 16 की बात कर लेंगे, तो सेक्टर 16 या 17 कोई भी सेक्टर आप उठा के देख लें यहाँ पे, तो ये सारे सेक्टर यहाँ से करीब 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पे हैं, 8 से 10 किलोमीटर ड्राइव डिस्टेंस पे हैं। तो अभी इसमें सेक्टर 18 भी आ जाता है, 22D भी आ जाता है। तो ये सारे जो सेक्टर हैं ये यमुना एक्सप्रेसवे पे लगे हुए हैं, जो अभी डेवलप सेक्टर हैं 18 और 20 यमुना एक्सप्रेसवे पे लगे हुए हैं, 22D भी लगा हुआ है, फिल्म सिटी से लगा हुआ है, एयरपोर्ट से महज 4 से 5 किलोमीटर डिस्टेंस है सेक्टर 20 का। अगर 18 की बात करते हैं तो 2 किलोमीटर और डिस्टेंस उसमें बढ़ जाता है। तो साथियों, अभी ये जो सेक्टर 16 और 17 हैं, इनमें जो है इनमें और इनमें काफी ज्यादा डिफरेंस है, क्योंकि वो सेक्टर बैक साइड के हैं, फ्रंट के सेक्टर आज भी यही हैं और आने वाले टाइम में यही माने जाएंगे, क्योंकि लोकेशन उन्हीं की अच्छी होती है जो एक लॉन्ग रूट पे कनेक्टेड होते हैं। ये यमुना एक्सप्रेसवे जो आगरा तक जा रहा है उससे कनेक्टेड है सेक्टर 20 और 18, तो ये हमेशा इनकी लोकेशन अच्छी रहेगी। अब एयरपोर्ट से किसके साथ जो है डिस्टेंस है और क्या देखा जाएगा, तो वो मैं आपको बताऊं तो सेक्टर 20 जो है, सेक्टर 20 से महज 5 किलोमीटर में अभी मैंने बताया आपको। सेक्टर 16 जो है 17, इससे एयरपोर्ट का डिस्टेंस करीब करीब 10 से 12 किलोमीटर आएगा। 10 से 12 किलोमीटर डिस्टेंस जो है सेक्टर 16-17 का पड़ेगा। साथियों, अब हम बात करेंगे सेक्टर 18, 20 और 22D की। तो यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि सेक्टर 18, 20 और 22D का जो है क्या डिस्टेंस आता है। ये एयरपोर्ट यहाँ से आज की डेट में स्टार्ट है, क्योंकि पहले जो एयरपोर्ट था वो यहाँ से स्टार्ट था, बट अब जो है एयरपोर्ट का जो एरिया है वो बढ़ा के यहाँ से यहाँ तक कर दिया गया है। अब सेक्टर 30, 31, 8, 7 ये भी मर्ज कर लिए गए हैं। तो अब इसका डिस्टेंस जो है यहाँ से आका जाएगा। ये जो डिस्टेंस है सेक्टर 20 तक आते हुए, सेक्टर 20 तक आते हुए 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है इसका, और इसके बाद में 18, 5, 5.5, 6 और 22D भी यहीं पे स्टार्ट हो जाता है, करीब 4.5-5 किलोमीटर पे 22D आ जाता है। तो साथियों, लोकेशन वाइज अगर हम एयरपोर्ट से डिस्टेंस की बात करते हैं तो सेक्टर 18, 20 और 22D अच्छे हैं। अभी मैं बात करूंगा कि इनमें जो है फिल्म सिटी से कितनी डिस्टेंस पे हैं ये सेक्टर जो अभी आ रहे हैं और पहले। तो फिल्म सिटी मैंने पहले बताया कि फिल्म सिटी जो है सेक्टर 20 से तो लगा हुआ है पहले से। ये है फिल्म सिटी का एरिया, जो कि आज की डेट में 1000 हेक्टेयर में फिल्म सिटी आ रही है, और आने वाले 6 मंथ के बाद यहाँ पे ग्राउंड पे काम भी स्टार्ट होने वाला है। पीछे माननीय मुख्यमंत्री हमारे योगी महाराज ने ये न्यूज़ दी हुई थी कि इसमें धरातल पे 6 मंथ में काम स्टार्ट हो जाएगा, जो कि एक फिल्म सिटी जो है वो शहर को बसाने की आधारशिला है। जैसे एयरपोर्ट है वैसे ही फिल्म सिटी है, क्योंकि यहाँ पे हम अगर फिल्म सिटी की बात छेड़ दी है तो मैं बात करूंगा मुंबई सिटी की। मुंबई सिटी में जो फिल्म सिटी है वो 500 हेक्टेयर की है, यहाँ से हाफ एरिया है उस फिल्म सिटी का, और पूरे ही मुंबई एरिया को उसने कवर किया हुआ है। क्योंकि अगर वहां से फिल्म सिटी हटा दी जाए आज की डेट में, तो वहां पे ना कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि जो भी चीजें हैं वो एक फिल्म इंडस्ट्री से ही वहां शुरू होती हैं, क्योंकि उस शहर की आधारशिला वहीं से स्टार्ट होती है। तो ऐसे ही यहाँ पे जो फिल्म सिटी है वो उससे दुगने एरिया में है। तो आने वाले टाइम में जो ये फिल्म सिटी डेवलप होगी उससे कहीं अच्छी और वेल कनेक्टेड एयरपोर्ट जो है, एशिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट जो अपने जेवर क्षेत्र में बन रहा है उससे बिल्कुल लगी हुई है। 2-2.5 किलोमीटर पे फिल्म सिटी है। अब मैं बात कर रहा था फिल्म सिटी से सेक्टरों का डिफरेंस, तो सेक्टरों का डिफरेंस सेक्टर 20 तो लगा हुआ है फिल्म सिटी से, सेक्टर 18 का डिस्टेंस 2 किलोमीटर है फिल्म सिटी से, 22D जो डेवलप सेक्टर है उसका डिस्टेंस 2-2.5 किलोमीटर है। अब मैं बात करता हूं सेक्टर 16 और 17 की यहाँ पे। तो सेक्टर 16-17 जो है वो अभी जो है फिल्म सिटी से लगभग 5 किलोमीटर, 5 से 6 किलोमीटर का डिस्टेंस हम मान सकते हैं। सेक्टर 17 का डिस्टेंस जो है 2 किलोमीटर और बढ़ जाएगा, तो 5 से 7 किलोमीटर के दायरे में फिल्म सिटी यहां से आ जाती है। तो साथियों, अभी जो है यहां पे जो चीजें चल रही हैं, जो चीजें आ रही हैं, वो हर चीज का अपना एक आने वाले टाइम में वो रहेगा
जिसमें फिल्म सिटी की भूमिका बहुत ज्यादा मायने रखेगी, क्योंकि इसकी जो आधारशिला है वो एक क्षेत्र का क्षेत्र पूरा बसा देती है। तो साथियों, अभी मैं बात जो कर रहा हूं, अब मैं बात करूंगा कौन सा सेक्टर जो है हाईवे से कौन से हाईवे से जुड़ा हुआ है। अब मैं बात करता हूं यहां पे हाईवे। तो हाईवे की बात जो मैं करूंगा, पूरे क्षेत्र को 4 हाईवे कनेक्ट करते हैं जो प्रॉपरली आज की डेट में बने हुए हैं। जेवर क्षेत्र में कनेक्टिविटी के आधार पे बहुत ध्यान से चीजों को डेवलप किया गया है, क्योंकि किसी शहर को बसाना उतना आसान नहीं है जितना कनेक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए चीजों को डेवलप करना है। तो यहाँ पे क्षेत्र को बसाने से पहले कनेक्टिविटी पे जोर दिया गया है। 4 बड़े हाईवे आज की डेट में वहां पे ग्राउंड पे काम चल रहा है, कुछ बन गए हैं, कुछ बनने वाले हैं। तो ऐसे ही मैं बात करूंगा कौन सा सेक्टर कौन से हाईवे पे आ रहा है। तो आप सभी जानते हैं पहले से कि सेक्टर 20 और 18 और 22D ये यमुना एक्सप्रेसवे जो आगरा तक जाता है, ये सेक्टर 18, सेक्टर 20 और सेक्टर 22D ये यमुना एक्सप्रेसवे पे जुड़े हुए हैं, जो कि सबसे पुराना हाईवे है, यहाँ का सबसे पहला बना हुआ हाईवे है। उसके बाद में ये क्षेत्र बसा है और बना है। अब मैं बात करूंगा यहाँ पे सेक्टर 16 और 17 की, वो कौन से हाईवे पे आ रहे हैं। तो जो लोग यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं सेक्टर 16-17 में, तो उन लोगों के लिए खास जानकारी है, क्योंकि इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। जो ये नोएडा एक्सटेंशन से गाजियाबाद से कनेक्ट होते हुए NH-24 को कनेक्ट करता हुआ एक हाईवे एयरपोर्ट को जाता है, उसी हाईवे पे सेक्टर 17 और 16 है, जो कि आज की डेट में अपने ग्रेटर नोएडा सिरसा तक बना हुआ है। सिरसा के आगे दनकौर का क्षेत्र आता है, दनकौर से थोड़ा सा आगे सेक्टर 16 तक। ये अगर हम बात करते हैं तो यहां जाता है दनकौर, ये दनकौर है यहाँ पे, और दनकौर के सामने यहाँ पे ये बना हुआ है, यहां तक बना हुआ है। अब इस बीच में थोड़ा सा पैच भी बाकी है। तो आने वाले टाइम में जैसे जैसे वहां पे क्राउड आना स्टार्ट होगा तो सारे पैच जोड़ दिए जाएंगे और बन जाएगा। तो ये सारे सेक्टर किसी न किसी हाईवे पे हैं, और जितने भी हाईवे हैं, ये जो नोएडा एक्सटेंशन से आ रहा है ये 130 मीटर हाईवे है, 130 मीटर हाईवे है। अभी जो यमुना एक्सप्रेसवे है वो 100 मीटर चौड़ा है, ये 100 मीटर चौड़ा है, और ये जो हाईवे आ रहा है ये 130 मीटर वाइड है। अभी जो तीसरे हाईवे की बात करता हूं, तो ये एक हाईवे इसी से निकल के 130 मीटर से निकल के ये जाता है एयरपोर्ट को, ये स्पोर्ट सिटी को कनेक्ट करता है। फिर यहाँ पे विवो है 250 एकड़ में, उसको कनेक्ट करता है। फिर पतंजलि को कनेक्ट करता है। फिर यहाँ पे एरो वेस्टर्न ग्रीन का एक प्रोजेक्ट है, उसको कनेक्ट करता है। फिर सीधे निकलता है एयरपोर्ट के लिए, जो कि खुर्जा टू पलवल जो इंटरचेंज है, यहां पे जाके ये कनेक्ट होता है। उसके बाद में मैं बात करता हूं एक और हाईवे बन रहा है साथियों, चौथे हाईवे की जो मैं बात कर रहा था वो अपना कालिंदी कुंज से एयरपोर्ट तक बन रहा है। अभी कालिंदी कुंज से होते हुए यमुना हाईवे के पैरेलल निकलता हुआ इंटरचेंज में जाके मिलता है, जो कि खुर्जा टू पलवल इंटरचेंज बन रहा है, तो इसमें जाके मिलता है। तो यहाँ पे जो हाईवे की मैं बात कर रहा था, टोटल 4 कनेक्टिविटी है, जो कि आने वाले टाइम में रस को डिवाइड करेंगी, कि आने वाले टाइम में इतना बड़ा एयरपोर्ट है तो रस तो आना लाजमी ही है। तो इसीलिए पहले से ही गवर्नमेंट ने ध्यान में रखते हुए चीजें यहाँ पे हाईवे को डेवलप किया है, ताकि आने वाले टाइम में किसी को असुविधा ना हो, किसी को जो ट्रैफिक का सामना ना करना पड़े। तो यहाँ पे मैं बात करूंगा कि दोनों में किसकी ग्रोथ ज्यादा होगी। ये क्लॉज जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है कि इस विषय में सभी लोग सुनना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों के कमेंट आए हैं, बहुत सारे लोगों को कॉल आई हैं कि सर इस बारे में मुझे बताइए कि दोनों में अभी कौन से अभी से जो सेक्टर निकल रहे हैं उनमें और पहले से डेवलपमेंट सेक्टर जो है उनमें सबसे ज्यादा ग्रोथ किसमें होगी। मैं रीसेल में लूं तो ज्यादा ग्रोथ होगी, या अभी अथॉरिटी से जो अलॉटमेंट हो रही है उसमें ज्यादा ग्रोथ होगी। तो साथियों, मैं ग्रोथ पे मैं बात करना चाहूंगा। तो अभी जो सेक्टर है इनमें काफी ज्यादा रेट हो चुका है अभी। तो यहां पे मैं बात करूंगा कि दोनों में सबसे ज्यादा ग्रोथ किसकी है
और किसकी आने वाले टाइम में ग्रोथ ज्यादा होगी। तो साथियों, इसकी मैं बात करते हुए बोलता हूं कि अभी जो सेक्टर 18 है, यहाँ पे एक ही सिंगल साइज है 300 मीटर का। सेक्टर 18 के अंदर सिर्फ 300 मीटर का साइज है। सेक्टर 20 के अंदर 300 मीटर, 500 मीटर, 1000, 2000 और 4000 मीटर। अभी जो सेक्टर निकल रहे हैं, सेक्टर 17 और सेक्टर 16, इनमें और इनमें दोनों में ग्रोथ किसकी ज्यादा होगी? क्योंकि अभी की अगर हम बात करते हैं तो ग्रोथ जो है सेक्टर 18, 20 और 22D, क्योंकि यहां पे चीजें अभी ग्राउंड पे दिखती हैं। वहां अभी अगर सेक्टर 16 की बात करते हैं तो पीछे वीडियो में मैंने आपको दिखाया कि वहां पे ग्राउंड रियलिटी क्या है, वहां पे अभी कैसी डेवलपमेंट है। तो वहां पे पीछे वीडियो में आपने देखा कि वहां रोड्स का काम अब स्टार्ट हो चुका है। तो वहां जब तक डेवलपमेंट होगी तब तक यहां लोग रहने आ जाएंगे। अभी मैं बात करूं सेक्टर 20 की और 18 की, तो सेक्टर 18 और 20 में आज की डेट में कंप्लीशन हाउस बनने स्टार्ट हो गए हैं। तो डेवलपमेंट हमेशा उसी की होती है जो पहले से डेवलप हो रहा होता है। सेक्टर 20 और 18, 22D जो है, यहाँ पे कंप्लीशन हाउस बनने स्टार्ट हो गए हैं। तो आने वाले टाइम में जब तक ये इसमें रोड्स और सीवर नालियों और सारी चीजों को, पार्कों का काम होगा सेक्टर 16 और 17 में, तब तक यहाँ पे जो है सेक्टर 20 और 18 में लोग जो है रहने के लिए आ जाएंगे। तो ग्रोथ तो ऑब्वियसली सेक्टर 20 और 18 और 22D की ज्यादा होने वाली है, क्योंकि आने वाले टाइम में ये सेक्टर जो है यमुना एक्सप्रेसवे के सबसे पॉश सेक्टरों में एक होंगे, क्योंकि यहां पे जो साइज दिया हुआ है वो एक स्टैंडर्ड साइज है। क्योंकि सेक्टर को पॉश बनाने में साइज का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। क्योंकि किसी भी अगर हम साइज की बात करते हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, लेकिन अगर बड़े साइज की बात करते हैं तो वो सेक्टर 20 सबसे बेहतरीन सेक्टरों में से एक रहेगा। अगर एक सिंगल साइज की बात करते हैं तो वो सबसे बेहतरीन साइज जो रहेगा, सेक्टर रहेगा, वो सेक्टर 18 रहेगा, क्योंकि इसमें जेंट्री लेवल हमेशा एक जैसा ही रहेगा, क्योंकि पूरे सेक्टर में 300 मीटर का ही साइज है। यहां पे थोड़ा सा वेरिएशन तो जरूर है, लेकिन ये अपने आप में एक लग्जरी हो जाता है। अगर 4000 मीटर का रेजिडेंशियल प्लॉट है तो अपने आप में 1 एकड़ का प्लॉट वो हो जाता है, और 1 एकड़ अपने आप में एक लग्जरी सेगमेंट में आ जाता है। तो साथियों, ये जो सेक्टर है, सेक्टर 20, 18 और अपना 22D, ये हमेशा आज भी लग्जरी हैं सेक्टर 17 और 16 से, और आने वाले टाइम में भी लग्जरी रहेंगे। लेकिन सेक्टर 16 और 17 जो हैं, प्राइस की मामले में अभी तो वहां पे ग्रोथ नहीं है। ग्राउंड रियलिटी आपको मैं दिखा चुका हूं, वहां पे अभी डेवलपमेंट नहीं है, इसलिए वहां पे अभी सेल परचेज का तो कुछ ऐसा सवाल ही नहीं उठता। लेकिन जिस दिन यहां पे सेल परचेज होने लगेगी, जिस दिन पूरा शहर एक जैसा दिखेगा, उस दिन सारे सेक्टरों के प्राइस एक जैसे हो जाते हैं। सेक्टर बेशक अच्छा ये माना जाए, लेकिन प्राइस लगभग सब एक जैसे हो जाते हैं। तो अगर आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप ये ना समझें कि हमारा इन्वेस्टमेंट गलत है। नहीं, इन्वेस्टमेंट गलत नहीं है, बस ये है कि थोड़ा सा उसमें टाइम लगने वाला है। यहां पे क्या है कि ये 2009 का प्रोजेक्ट है, क्योंकि कुछ पीछे 2-3 गवर्नमेंटें चेंज हो चुकी, उसकी चलते यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो पाई। नहीं तो अब तक ये ग्रेटर नोएडा जैसा शहर दिख रहा होता, जैसा ग्रेटर नोएडा बसा हुआ है, एज इट इज वहां पे भी लोग रह रहे होते। तो साथियों, इसमें जो है गवर्नमेंटों का भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो साथियों, मैं बात करूंगा नेक्स्ट, यहाँ पे यमुना एक्सप्रेसवे में कौन कौन सी प्रॉपर्टी में आज की डेट में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है या इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। तो यहाँ पे 3-4 तरह 5 तरह की इन्वेस्टमेंट जो है वो आपके लिए सेफ साइड रहती है। नंबर 1 पे जो आता है वो अपना रेजिडेंशियल आता है। रेजिडेंशियल हमेशा ही एक इन्वेस्टमेंट, अच्छा इन्वेस्टमेंट रहता है, क्योंकि इसमें आप रह भी सकते हैं और प्राइस भी इंक्रीज होता रहता है। नंबर 2 आता है कमर्शियल। नंबर 3 पे वहां पे आज की डेट में कुछ अच्छे प्रोजेक्ट हैं फार्म हाउस के, तो वहां पे इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। अपना चौथे नंबर पे वहां पे इंडस्ट्री के 2 सेक्टर अभी रिसेंटली कटे हुए हैं यमुना अथॉरिटी के, तो वहां पे भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। 5वें नंबर पे आता है एग्रीकल्चर लैंड। एग्रीकल्चर लैंड हमेशा एक यूनिक चीज रही है वहां पे उस क्षेत्र में, क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड हमेशा अपने एक ट्रेंडिंग में रहती है। कि ट्रेंडिंग मीन्स अपना बाजार में
इसकी जो खरीद बिक्री होती है वो हमेशा ही चलती रहती है। बेशक प्लॉटों का बाजार एक बार को स्टेबल हो जाए, लेकिन एग्रीकल्चर का मार्केट जो है हमेशा ही चलता रहता है। नंबर 6 पे आता है आबादी की लैंड। आबादी की लैंड वो लैंड है जो गांवों से सटी हुई है, जिसमें 143 दर्ज हो चुकी है। वो आने वाले टाइम में मार्केट का रूप लेती हैं। वही सारी लैंड, जैसे मैं ग्रेटर नोएडा की यहाँ पे बात करूंगा, तो हमारे यहाँ ग्रेटर नोएडा में जगत फार्म के नाम से एक मार्केट है, जो कि ग्रेटर नोएडा की सबसे अच्छी मार्केट मानी जाती है। सेकंड पे आती है रामपुर जागीर। रामपुर जागीर भी एज इट इज एक गांव था। वहां पे जो आस पड़ोस की जमीनें थी उसमें मार्केट डेवलप हुई और आज की डेट में अच्छी मार्केट है। तो मैं सबसे पहले बात करता हूं रेजिडेंशियल की। रेजिडेंशियल में आपको भी मैं बता चुका हूं, रेजिडेंशियल में जो प्लॉट आ रहे हैं सेक्टर 18, सेक्टर 20 और 22D, इनके अंदर 120, 162, अपना 300, अपना 500, अपना जो है 1000, 2000 और 4000, ये साइज आपको अवेलेबल हो जाएंगे रेजिडेंशियल के तौर पे। यहाँ पे आप अपना प्लॉट लेके ट्रांसफर रजिस्ट्री सारी चीजें सुटेबल तरीके से करवा सकते हैं। इसमें कोई कहीं परेशानी नहीं है। इसके अलावा जो रेजिडेंशियल की स्कीम्स निकली हैं अभी तक, वो ट्रांसफरेबल नहीं है अभी तक, तो इसमें आप लीजिए। तो अभी हम बात कर रहे हैं रेजिडेंशियल प्लॉट की। तो यहाँ पे रेजिडेंशियल में आपको मैं सेक्टर 18, सेक्टर 20 और 22D, इन सेक्टरों में रेजिडेंशियल प्लॉट आपको दे दूंगा, क्योंकि आज की डेट में लेने में क्या फायदा है रेजिडेंशियल प्लॉट, वो मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि आज जो बाजार है, क्योंकि गवर्नमेंट तो 24,600 रुपए में दे रही है, लेकिन जो यहाँ की बाजार है वो 60 से 65, 65 से 70 और बड़े प्लॉटों की 50 से 55, इन रेटों पे आज की डेट में मार्केट है। अब कॉमर्शियल की मैं बात करता हूं, तो कॉमर्शियल में अभी रिसेंटली कोई अलॉटमेंट अथॉरिटी की तरफ से नहीं हुई है, तो इसकी बात मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। अब मैं फार्म हाउस की बात करता हूं। तो फार्म हाउस के नाम पे वहां पे एक दो अच्छे प्रोजेक्ट हैं। तो फार्म हाउस के जो अच्छे प्रोजेक्ट हैं उनकी बात मैं कर रहा था। तो सबसे अच्छा जो प्रोजेक्ट वहां पे यमुना एक्सप्रेस पे आज की डेट में फार्म हाउस का है, वो AWG के नाम से है। AWG एक अपने आप में लग्जरी सेगमेंट में फार्म हाउस बना रहे हैं। AWG जो है, AWG एक लग्जरी सेगमेंट में मैंने आपको बताया, क्योंकि वहां पे जो नंबर ऑफ प्लॉट्स हैं, नंबर ऑफ प्लॉट के बाद जो है, जो साइज उन्होंने रखा है, जो रोडों का साइज दिया है, जो डेवलपमेंट वो कर रहे हैं, वो अपने आप में बहुत ही बेहतरीन डेवलपमेंट होगी आने वाले टाइम में। क्योंकि किसी भी प्रोजेक्ट में आप जाके देखिए तो वहां पे 60 फीट 40 फीट की रोड आपको देखने को सोसाइटी के अंदर नहीं मिलेंगी। 40 फीट और 60 फीट के अलावा रोड के दोनों साइड 6 फीट इधर 6 फीट इधर गार्डन प्ले स्पेस उन्होंने दिया हुआ है, क्लब हाउस दिया है, स्ट्रीट लाइट दी है, कैमरे लगाए हैं, एक प्रॉपर गेट बनाया है, बाउंड्री बनाई है, और उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी गवर्नमेंट से अपना जो है इलेक्ट्रिसिटी ली हुई है, वाटर सप्लाई रखी हुई है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो एक सोसाइटी में हर आदमी की नीड होती है, वो सारी चीजें एक लग्जरी सेगमेंट में यहाँ पे AWG लेके आए हैं। तो फार्म हाउस अगर आपको लेना है, फार्म हाउस आप देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो फार्म हाउस के प्लॉट्स आपको मिल रहे हैं वो एक तरह से हरियाणा गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, हरियाणा गवर्नमेंट से अप्रूव्ड हैं। और प्राइस की मैं बात करता हूं तो प्राइस अभी यमुना एक्सप्रेस पे जो प्लॉट्स हैं रेजिडेंशियल 1000, 2000 और 4000 मीटर के, उनकी अपेक्षा इसमें प्राइस अभी कुछ भी नहीं है। मिट्टी के भाव मिल रहा है आपको, ये मान लीजिए आप, क्योंकि यहाँ पे जो प्राइस है 16,500 रुपए गज से स्टार्ट हो जाता है। तो साथियों, अगर आपको फार्म हाउस लेना है तो आप इस प्रोजेक्ट में आ सकते हैं, बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट है। उसके बाद मैं बात करूंगा इंडस्ट्रियल प्लॉट्स की। तो इंडस्ट्रियल प्लॉट में आज की डेट में सेक्टर जो है वहां पे 32 और सेक्टर 28, ये दो सेक्टर यमुना एक्सप्रेस वे पे अभी इंडस्ट्रियल सेक्टर हैं, जो कि यमुना प्राधिकरण की तरफ से जो है अलॉट किए गए थे। तो साथियों, इसमें जो इंडस्ट्री प्लॉट आ रहे हैं, जो लोग इंडस्ट्री प्लॉट में आना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं एक ही बात कहना चाहूंगा
कि यहाँ पे अभी जो स्कीम है वो ट्रांसफरेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्लॉट वही लेने वाले हैं जिनकी कंपनी ट्रांसफर हो सकती है। कंपनी ट्रांसफर हो सकती है वही प्लॉट लें आप, क्योंकि जो इंडिविजुअल ट्रांसफर है वो लेने वाले नहीं है। यहाँ पे जीपीए बिल सारी चीजें बंद कर रखी हैं यमुना प्राधिकरण ने, तो उसके बेस में जो पहले सेल परचेज हो जाती थी वो आज की डेट में हो नहीं रही है। तो अभी मैं नेक्स्ट स्टेप में बात करने वाला हूं एग्रीकल्चर लैंड की। तो साथियों, एग्रीकल्चर जो लैंड है वो यमुना प्राधिकरण के मास्टर प्लान के अंदर भी आप ले सकते हैं और मास्टर प्लान से बाहर भी ले सकते हैं। यहां से जेवर, टप्पल, बाजना, हमारे पास काफी सारी लैंड्स अवेलेबल हैं जो यमुना हाईवे से जुड़ी हुई लैंड है, काफी अच्छी यूनिक लैंड है। मास्टर प्लान के अंदर भी मैं लैंड आपको प्रोवाइड कर दूंगा जो कि आज की डेट में 18 से 20 लाख रुपए पर बीघे डिपेंड ऑन लोकेशन आपको मिल जाती है, जिसका मुआवजा आने वाले टाइम में आपको गवर्नमेंट से 29,50,000 रुपए का मिलता है। वो मुआवजे का रेट आज का है, जब प्राधिकरण एक्वायर करता है तब का रेट तब डिसाइड होगा कि हर साल 10 से 15% इंक्रीजमेंट आ जाता है रेटों में। तो साथियों, यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर लैंड में है वो बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। उसके बाद मैं बात करता हूं आबादी की लैंड की। तो आबादी की लैंड जो है वो एक तरह से मैं आपको बता चुका हूं कि गांव के बाहर का जो क्षेत्र होता है उसमें जो सटी हुई लैंड होती है जिनकी 143 हो सकती है या हो रखी होती है, वो लैंड आबादी की लैंड कहलाती है। और आबादी की लैंड हमेशा मार्केट्स, स्कूल और होटल्स, पीजी, कुछ भी आप इसमें डेवलप कर सकते हैं। तो ये लैंड हमेशा अच्छी रहती हैं। लेकिन आज की डेट में एग्रीकल्चर लैंड और आबादी लैंड में दोनों में प्राइस में काफी ज्यादा डिफरेंस होता है। तो साथियों, नेक्स्ट स्टेप की जो मैं बात करूंगा उसमें जो है बाजार में अनरजिस्टर्ड प्लॉट जो है सेल हो रहे हैं, वो लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। उनपे जो बाजार में जो सेल परचेज उनकी हो रही है वो प्लॉट कैसे हैं, उनको लेना सही है या नहीं है। तो उसके लिए मैं बात कर रहा हूं आपसे कि ये जो बाजार में अनरजिस्टर्ड प्लॉट आज की डेट में काफी संख्या में हैं और वो उनकी सेल परचेज हो रही है, वो उनका सिर्फ एक ही आधार है, वो एग्रीमेंट टू सेल के बिहेव पे सेल परचेज हो रही है, जो कि आने वाले टाइम में काफी ज्यादा दिक्कतें आएंगी। क्योंकि बाजार में जैसे जैसे रेट बढ़ता है वैसे वैसे लोगों के मन भटकते हैं और इससे जो है काफी ज्यादा परेशानियां आएंगी कि लोग बेच तो चुके हैं लेकिन उनका मन पीछे बदल चुका होगा और आपको प्लॉट नहीं मिलेगा। तो इस बेस में अनरजिस्टर्ड प्लॉट लेने वाले आज की डेट में नहीं है। तो साथियों, जैसे अभी मैं बात कर रहा हूं तो इस स्कीम का बाजार पे क्या असर पड़ेगा। तो साथियों, अभी जो रिसेंटली आरपीएस 07 यमुना प्राधिकरण की स्कीम चल रही है, इस पे आने वाले टाइम में बाजार पे क्या असर पड़ने वाला है कि बाजार जो है नीचे जाएगी, गिरेगी या ऊपर जाएगी। तो साथियों, अभी मैं आप सब लोगों को ये बताना चाह रहा हूं कि बाजार जो है वो गिरने वाला आज की डेट में नहीं है। कि अभी तक जो एप्लीकेशन फॉर्म आए हैं, लगभग 2.25 लाख एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके हैं। तो इसमें से मिलने तो 1184 लोगों को ही प्लॉट हैं। जिन लोगों की किस्मत बुलंद होगी उन लोगों को प्लॉट मिलेंगे, बाकी लोगों को निराशा ही हाथ लगेगी। तो निराशा की मैं यहाँ पे बात करूंगा, आप लोग घबराइए मत। आप लोग जो है यहाँ पे इस बाजार में अपना रीसेल में प्लॉट लीजिए, इन्वेस्ट कीजिए, कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पे काफी सारे प्लॉट अवेलेबल हैं आप लोगों के लिए। और बाजार जो है, मैं आपसे फिर ये कहूंगा कि जैसे ही स्कीम का ड्रॉ होना है 18 तारीख को, जैसे ही ड्रॉ होता है उससे पहले आप कहीं ना कहीं आप इन्वेस्टमेंट अगर इस क्षेत्र में आपको करना है तो आप कर दीजिए, नहीं तो बाजार ये फिर से ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं आने वाला है। तो अभी तक यमुना प्राधिकरण स्कीम का आरपीएस 07 का निचोड़ मैंने आप सबको बताया है। तो साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको आप शेयर करना ना भूलें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और साथियों, मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।